Morning to all of you. Vermaji presence adds a lot of value. My regards to you, sir. Thank you. Great meeting you in Jaipur. Two very young people whom I got connected because of their sincerity and a kind of smile they have always on their face. At the outset, let me mention, I value that smile. Everybody of you who could smile in your life, the goals are then easy to meet. Vermaji already spoken about their commitments. So I presume that you are rightly in the safe hands. Sometimes there is always a doubt. Lots of people ask me those questions that how do I prepare, which group I join with. Nobody can give you a kind of prescription. You are individual, your learning approach is different. क्योंकि आप सबने अलग अलग से पढ़ा है, आपकी बैकग्राउंड अलग है, तो सबके सब एक जैसी तरह ट्रीट नहीं किए जा सकते. आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत आसानी से पढ़ के समझ लेते हैं, कुछ लोगों को समय लगता है. तो ये कहना कि सब पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, ये आपको तलाशना है. आपको क्या चीज़ें मालूम है, उपलब्ध है, थिंग्स विच आर अवेलेबल टू यू. Two things in my opinion are available to you. One, that it's your decision, that you decided to prepare for what is called civil service exam. Is that right? Now, till it is your decision, you are on the right track. If you think it is not your decision, your parents wants, your friends are doing it, therefore you are here. So there is a moment in your life when you must search within. आपको अंदर से लगना चाहिए कि मैं करना चाहता हूँ और इसको करने की जो भी जोखिम है, जो भी मुश्किल आएंगी, मैं उसको खुशी से उठाऊंगा, क्योंकि आपकी इच्छा है, जिसको अंग्रेजी में कभी कभी गोल सेटिंग भी कहते हैं. ये बड़े शब्दों का प्रयोग है पर चीज़ें बड़ी आसान है. मैं एक अच्छा एथलीट बनूं तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे गुण होना चाहिए और उतना कमिटमेंट होना चाहिए कि मैं रोज़ उठ के प्रैक्टिस करूं, उस तरह का खाना खाऊं और बाकी की चीज़ों को अपने सिस्टम से कट आउट करूं. तो जब आप ये निश्चय करते हैं कि मुझे करना है सिविल सर्विस, तो इससे जुड़ा जो प्रश्न है, जो आपको हमेशा उत्तर करना पड़ेगा कि आप क्यों सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं. ये प्रश्न तो आया होगा ना दिमाग में. तो कितने लोगों को लगता है कि उनके पास एक ऐसा आंसर है कि वो सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं. एक आध कोई आप में से एक या दो चीज़ें बताए. ये प्रश्न तो पूछा जाएगा ना, इंटरव्यू में पूछते हैं हर एक. आप में से कितने लोग हैं जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं? कोई है? लकीली इस वक्त नहीं है. Actually, sir, we do have a batch for MNIT students. बस वही बारिश जो हुई है उसकी वजह से थोड़ा सा. अब कुछ ऐसा परिवर्तन देश में हुआ है कि काफ़ी बच्चे जो प्रोफेशनल सब्जेक्ट कर चुके हैं, और प्रोफेशनल सब्जेक्ट की एक बड़ी लंबी लिस्ट है, वो CA से स्टार्ट होती है. और राजस्थान में CA बनने का एक बड़ा सपना है. शायद मारवाड़ी पॉपुलेशन है, अधिक बनिए लोग हैं या व्यापार में ज़्यादा ध्यान है, तो CA बनने वालों की बड़ी लाइन है. और मुझे याद है कि काफ़ी सारे बच्चे जो CA हैं वो सिविल सर्विस में आते रहे और उनकी बैकग्राउंड राजस्थान की रही है. पिछले 10 वर्षों में मैंने एक ये भी देखा है कि सीकर जैसी जगह में, जहाँ एक तरह के लोगों का बाहुल्य है, कभी वहाँ पे डिफेंस में जाते थे, अब वो राज्य की सेवा में या सिविल सेवा में आना चाहते हैं. तो दो चीज़ों के समझ का अंतर आप
को आना चाहिए कि आप क्यों सिविल सेवा में आना चाहते हैं। एक तो ये कि सेवा है, ये हर आदमी को कुछ ना कुछ तो करना ही है, और ये भी माना गया है कि सर्वोच्च सेवा है जहाँ काफ़ी सारे स्कोप आपके पास है कुछ करने के, जो आप सपने देखते हैं शायद वो पूरा कर ले उन्हें, आपको तनख्वाह तो मिलेगी, सहूलियत भी मिलेगी, तो वो सब जो एक काम करने के लिए आवश्यक है वो सिविल सेवा भी देती है। पर इसके अलावा क्या है जिसके लिए आप इतने साल लगातार लगे रहते हैं? कुछ तो इसमें अंतर होगा ना। इस अंतर को समझिए। जब तक उस अंतर को आप समझते रहेंगे, आपको एक मोटिवेशन बना रहेगा जब तक कि आपको सक्सेस न मिले। नहीं तो क्या होगा, आपको जेई करना था, नहीं पहले साल में हुआ तो हमने राजस्थान के किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लिया। करते हैं ना ऐसे। एक साल और ट्राई कर लिया, नहीं हुआ फिर भी, तो इस बार हमने कहीं और ले लिया। यहाँ भी ये स्कोप है, आप तैयारी करते रहिए। सिविल सेवा में हो गया, अच्छी बात है, नहीं होगा तो कुछ तो करेंगे ही ना। तो ये समझ भी आपको आना चाहिए। इस तरह की कोई जिद नहीं है कि भाई मैंने तो सपना देखा था कि मैं IAS बनूंगा, पर ये सपना तो इस देश का नागरिक देख रहा है। तो उस नागरिक में और आप में क्या अंतर है वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। हर साल में 200 IAS का सिलेक्शन करते हैं, तो उस 200 में आपको आना है। 6 लाख बच्चे ये सपना देखते हैं, आपके सपने में, आपकी मेहनत में वो क्या अंतर है कि आप पहले 200 आए, ये आपको क्रिएट करना है ना। और इस सब के क्रिएशन में ये दुविधा कभी नहीं होनी चाहिए कि मुझे तो पिताजी ने कहा था IAS बन जाओ, माताजी ने रोज पूछती है कितनी तैयारी हो गई। जब तक किसी और का ये लक्ष्य रहेगा, आप उन 200 में आने वाले नहीं हैं। तो आप मन में 2 मिनट के लिए सोचें, 1 मिनट के लिए, और फिर आंसर करें कि आप में से कितने इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि आपको सिविल सेवा की परीक्षा ही करनी है ना। ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि कुछ को कमिटमेंट लगेगा। ऐसा नहीं कि हाथ उठाना बहुत आवश्यक है। मेरा एक और मानना है कि ये जो तैयारी आप करते हैं ये किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। परीक्षा में आपको बैठना है, परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, IAS बनेंगे तो अपनी बनेंगे। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि एक बार जब IAS बन गए तो माता पिता कह रहे थे उस बार पूछते तक भी नहीं है। कई बार तो छुपाते भी कि मेरे पिता हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई असाधारण बात नहीं है। एक नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है। हर आदमी एक नए रास्ते पे चलता है, उस हर नए रास्ते के नए मित्र, नए शत्रु बनते हैं, तो उसके हिसाब से अपने आप को डील करता है। ये जो सामाजिक मायने हैं उनको आप समझिए, और इससे आपको बल मिलेगा कि आज पिताजी को लग रहा है कि अच्छी तैयारी नहीं कर रहे हैं, बट आपको लग रहा है बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो आपस का मतभेद है ये आपको अपने रास्ते से न हटाए, ये हमेशा ध्यान रखिए। एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ, जैसे आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, IIT JEE में भी 10 लाख बच्चे हर साल बैठते हैं। कितने बच्चों का सिलेक्शन होता है? करीब 2000 इंजीनियरिंग में सीटें हैं, बढ़ के 3000 हो गई है। मैं कहानी जो आपको सुना रहा हूँ उस ज़माने की है जब कुल मिला के 1200 सीट थी IIT में, और एक बच्चा जो राजस्थान से ही संबंध रखता था उसकी 80वीं रैंक थी। 80 रैंक का मतलब समझ सकते हैं कि IAS अब बन गए। बच्चे का एक मन था कि मैं तो यही विषय करूँगा, पिता का विषय था कि वो कुछ और विषय कर जिससे तू अमेरिका चला जाए। दोनों में मतभेद रहा होगा, बच्चे को प्रेशर रहा होगा। इतना होशियार बच्चा फर्स्ट ईयर में फेल हो गया। तो ये जो मतभेद है आपकी तैयारी को इफेक्ट न करे, इसको आप जितनी जल्दी दूर कर सकते हैं उतनी जल्दी दूर करें। और एक बात निश्चय कर लें कि मुझे तो इसी की तैयारी करनी है,
और उस तैयारी के रास्ते हैं ये, आपके जो मेंटर्स हैं ये बता रहे हैं आपको बार बार। आपको उसका, ये सिविल सेवा की जो परीक्षा है ये 3 चरणों की परीक्षा है। ये आपको ये भी बताएंगे कि आपको कब परीक्षा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। अधिकतर ये देखा गया है, बच्चे कोशिश करते हैं कि मैं पहली एक बार बैठ के प्रैक्टिस करता हूँ। सिविल सेवा की तैयारी में इसका कोई स्थान नहीं है। आपको कोई एक्सपीरियंस लेने जाना नहीं है। ये जो एक्सपीरियंस की बात होती है वहाँ आती है जहाँ चीज़ें छुपी हुई हैं। आपको नहीं पता किस तरह का प्रश्न पत्र आएगा, आपको नहीं पता किस तरह उत्तर लिखने हैं। यहाँ तो सब कुछ खुली किताब है। इंटरनेट पे जाएंगे तो पिछले 10-15 वर्षों के पेपर आपको उपलब्ध है ना? आपने देखा है सबने? आप इंटरनेट पे जाएंगे तो हर वर्ष का जो गजट नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। से 26 की परीक्षा के लिए गजट नोटिफिकेशन कब आएगा? जनवरी 26 में। पर जब भी जनवरी के जो गजट नोटिफिकेशन है, आपने 25 का देखा होगा। आपने देखा किसी ने? कितने बच्चों ने गजट नोटिफिकेशन देखा है? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये कोशिश करें कि वो गजट नोटिफिकेशन खुद पढ़ें। उसमें क्या दिया होता है कि ये परीक्षा क्या है, इसमें क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके विषय क्या हैं, सिलेबस उसका क्या है और किन किन सेवाओं में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं पता है डे 1। जिस दिन आप निश्चय करते हैं कि मुझे सिविल सेवा की परीक्षा में बैठना है, आपके पास ये पूरी इन्फॉर्मेशन है। पिछले सालों के पेपर देखने से भी आपको क्लियर हो जाएगा कि कोई प्रश्न कभी रिपीट हुआ नहीं। विषय रिपीट हो सकता है, पर एक विषय को विभिन्न तरह से आपसे चर्चा करते हुए पूछ सकते हैं। प्रश्न कैसे उसका बनेगा ये हर साल बदलता है, क्योंकि परिप्रेक्ष्य बदल रहे हैं। 10 साल के पहले के भारत और 10 साल के बाद के भारत में अंतर है। अब हम डिजिटाइज इंडिया में रह रहे हैं, काम करने के अलग तरीके हैं, इकोनॉमी के अलग मापदंड हैं, सामाजिक अलग प्रक्रिया है। तो जो बदलाव है यूपीएससी की परीक्षा में वो दिखता है। अधिकतर बच्चों को ये लगता है कि जो सिलेबस में लिखा है उसको पढ़ के हम इस परीक्षा को पास करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल है। बदलाव इतना ज़्यादा है, आपके दोनों मेंटर्स ने बताया होगा। यदि आप प्रारंभिक परीक्षा को देखें, इसको प्रीलिम कहते हैं, पहला चरण है, गजट नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। जब सर ने कभी क्वालिफाई किया था, प्रीलिम सर के ज़माने में भी था, उस ज़माने में एक जनरल स्टडीज़ का पेपर होता था और एक ऑप्शन विषय होता था। मेरी मजबूरी थी कि मैंने ऑप्शन को हटाया। ये कई बार मैं चर्चा कर चुका हूँ। इन्होंने मेरा एक इंटरव्यू लिया, उसमें इन्होंने मुझसे प्रश्न किया, आप सुन सकते हैं उसे, दोबारा नहीं कहूँगा। आपसे सिर्फ इतना ही मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जो प्रारंभिक परीक्षा है ये सबसे मुश्किल पार्ट है। क्यों है? 12 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं क्योंकि एप्लीकेशन की फीस 100 रुपये है। महिलाओं के लिए फ्री है, SC/ST वालों के लिए फ्री है। तो सरकार इससे कोई पैसे नहीं कमाना चाहती है। यदि आप प्राइवेट विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए जाएं तो एडमिशन टेस्ट के 1000 रुपये, उनका एप्लीकेशन खरीदने के 1000 रुपये, तो आप 4 बार सोच के करते हैं। यहाँ क्या करते हैं? कर दो भैया, 100 रुपये की बात है। और बहुत से सर्टिफिकेट भी हम नहीं मांगते हैं आपसे। और ये भी कहते हैं कि यदि आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो तो भी अप्लाई कर दीजिए, तो डिग्री भी नहीं मांग रहे हैं आपसे। आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि यदि आप फाइनल ईयर में हैं और आप 21 वर्ष के हो जाएंगे उस तारीख तक, तो आप अपियर करिए। तो करीब 10-12 लाख लोग अप्लाई कर देते हैं। ये बात अलग है कि जब साल गुजरता है, एप्लीकेशन करेंगे आप जनवरी में और प्रीलिम होगा मई-जून में, बच्चों को लगने लगता है कि भाई ये 5 महीने बड़े कम थे। और यदि आप फाइनल ईयर में हैं, आप कितने लोग फाइनल ईयर में हैं यहाँ पे? BA के फाइनल ईयर में कोई नहीं है।
आप लोग बताएं किस किस साल में बीए के फर्स्ट ईयर में? सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में भी है, फाइनल में नहीं है ना। तो बीए के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों के लिए भी समय है। कैसे सदुपयोग करेंगे इसकी चर्चा भी कर सकते हैं, पर अपीयर तभी करेंगे जब आप 21 वर्ष के हो जाएंगे। शायद अगस्त या कुछ डेट है उसकी, तो उस दिन आपको 21 वर्ष का होना है, तब तक आप अपीयर नहीं कर सकते। तो आपकी जो तैयारी करने की जो एक गति है वो ऐसी होनी चाहिए कि जिस साल आप अपीयर करें उस वक्त आपका मोटिवेशन सबसे ऊपर होना चाहिए। कभी कभी लोग ऐसे होता है ना, जैसे 400 मीटर की रेस है, ये बड़ी स्ट्रेंज सी रेस होती है। आपने देखा कभी 400 मीटर रेस? कितने लोगों ने देखा है? सभी ने देखा होना चाहिए। ओलंपिक हो के चुके हैं, उसमें दिखाया जाता है। बहुत से धावक होते हैं जो पहले 100 मीटर बहुत तेज दौड़ते हैं, और जब तक 400 में 300 पार करते हैं वो इतने थक चुके होते हैं कि पीछे तक ही रह जाते हैं। तो यूपीएससी इसी तरह की रेस है, समझ रहे हैं ना। आपको पीक करना है उस वक्त जब आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं तो सिलेक्शन लेना ही है इस साल। ये कितना भी कह लें, आप ही उसके जज हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जिस वक्त आप परीक्षा में बैठने जाएं, मेरा अनुभव है, मैं स्टूडेंट भी रहा, मैं कभी आपकी तरह से आईएएस की तैयारी नहीं कर पाया, बन भी नहीं पाया, इतना खुशकिस्मत नहीं हूँ, वर्मा जी है। पर हाँ ज़रूर मैंने आईआईटी में पढ़ाया जो उतना ही मुश्किल था, क्योंकि आईआईटी में फैकल्टी बनना ज़्यादा मुश्किल है आईएएस बनने के मुकाबले। आपका बेटा है, बता सकते हैं, एक एक वैकेंसी के लिए दुनिया भर से एप्लीकेशन आती है, उसमें आपका सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल ही होता है। और जिनको आप पढ़ा रहे होते हैं वो आपसे थोड़ा ज़्यादा ही जानते हैं। तो मुख्य बात यह है कि क्या अपने जीवन में आप कभी अच्छी चीज़ से जुड़े रहे। आप स्कूल में अपने विद्यार्थी थे, अच्छे थे क्या? यूनिवर्सिटी में आए तो क्या आप सीरियस स्टूडेंट थे? ऐसा नहीं कि आप खेल कूद नहीं करें, पर एक अच्छे विद्यार्थी में जिसकी एक पर्सनैलिटी है, जिसमें कुछ करने की हिम्मत है, जो एक बार मन में ठान लेता है उसको करने की हिम्मत रखता है, ये हर एक के बस की नहीं है। इसमें बहुत सारे संस्कृत में आपको श्लोक मिल जाएंगे कि जो लोग थोड़े से कमज़ोर होते हैं वो काम स्टार्ट ही नहीं करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं काम स्टार्ट करते हैं बीच में छोड़ देते हैं। और एक परिभाषा दी गई, जो व्यक्ति धैर्यवान है, द कमिटमेंट है जिसका, वो स्टार्ट ही नहीं करता है उसको अंत तक सक्सेस मिलता है। तो अपने अंदर ये प्रतिभा पहचानिए कि आप धैर्यवान हैं। ये लोग आपकी हेल्प करेंगे, पर आपको रास्ता दिखाएंगे, मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे, लेक्चर भी दे देंगे, बट लेक्चर को समझना तो आप ही का काम है, और उसको समझ के क्या उत्तर करेंगे ये भी आप ही का काम है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, थोड़ी सी बाद में और चर्चा करता हूँ। तो ये जो प्रीलिम परीक्षा है, जिसमें देश में आप 12 लाख अप्लाई करने के बाद करीब 6 लाख बच्चे बैठते हैं। स्वाभाविक है, क्योंकि कुछ लोग जनवरी में अप्लाई करते हैं, 4 महीने की तैयारी नहीं है, उन्होंने पुराने पेपर देखे, डर मन में है, तो 6 लाख बच्चे बैठते हैं। इन्होंने बताया होगा, ठीक है ना। अब इन 6 लाख में से देश का दुर्भाग्य करें, अच्छा ही समझें या जो भी समझें, मैं तो ये कहता हूँ कि अच्छी बात है, क्योंकि इस देश में एक और बड़ी नई बात हो रही है जो आप लोग नहीं समझते हैं, कि इस देश का जो पेरेंट्स है, जैसे ही बच्चा 9th-10th में आता है और वो ज़रा भी पढ़ाई में अच्छा है तो उसको विज्ञान के विषय देते हैं। मैं गलत कह रहा हूँ? सही है, गलत है? कोई माता पिता नहीं चाहता है कि जो बच्चा 50, 70%, 80%, 90% लाता है, तो कोशिश ये करते हैं कि भाई ये साइंस के विषय लें। तो सामाजिक प्रक्रिया वैसी हो गई है, और उसके कई कारण हैं, मैं उन कारणों में नहीं जाता हूँ, बट जो पॉइंट मैं आपसे बता देना चाह रहा हूँ वो आप थोड़ा समझें उसको। उससे आपको अपना कंपटीशन आपको दिखेगा और आपको मेहनत करने का एक तरीका समझ आएगा। तो जब अच्छे बच्चों ने विज्ञान ले लिया, तो जो पुराने ज़माने में एक प्रक्रिया थी कि सब आईएएस तो कौन बनेगा? जो ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट है। इसमें एक बदलाव आया।
विज्ञान पढ़ने का एक अलग रास्ता होता है, ह्यूमैनिटीज पढ़ने का एक अलग रास्ता होता है। दोनों ही ज्ञान की प्रक्रिया अलग है, उनके अटेनमेंट्स अलग है। ऐसा नहीं है कि विज्ञान के लोग ही आएंगे या ह्यूमैनिटीज के बच्चे ही आएंगे। हर ऐसा व्यक्ति जो धैर्यवान है, जो इस सिलेबस को पढ़ सकता है, समझ सकता है, परीक्षा में अच्छे उत्तर लिख सकता है, अपना ज्ञान दिखा सकता है, उसका सिलेक्शन होगा। इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। पर जो प्रचलन है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। इन 6 लाख बच्चों में से पिछले 8-10 वर्षों में करीब 4 लाख बच्चे वो हैं जो प्रोफेशनल सब्जेक्ट से आते हैं। समझ गए आप? 2-2.5 लाख इंजीनियर, CA, CS, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ऐसे इंजीनियर जो 4 साल नौकरी कर चुके हैं, ढेरों, PSU छोड़ के, प्राइवेट नौकरियां छोड़ के। तो अब आपका जो कंपटीशन है प्रोफेशनल वर्सेस नॉन प्रोफेशनल है। अब जो प्रोफेशनल बच्चे हैं उनको एक फ़ायदा ये है कि उनके हाथ में एक डिग्री अवेलेबल है। यदि एक प्रयत्न किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, नहीं हुआ तो उनके पास एक और रास्ता है। ये किस बात से जन्म हुआ? पेरेंट्स ने कहा कि भाई पहले एक करियर पहले निश्चय कर दो। ये नहीं कि हमने निश्चय किया, सिविल सर्विस ने या यूपीएससी ने कुछ निश्चय नहीं किया। यूपीएससी ने अभी भी कहा किसी भी विषय का कोई भी ग्रेजुएट, किसी भाषा का पढ़ा हुआ, किसी धर्म का, किसी जाति का, कोई रईस कोई गरीब, सबके सब बराबर है, आप अप्लाई करो। पर समाज ने इसको बांट दिया। क्या बांटा? आप अच्छे बच्चे हैं, पिताजी का विज्ञान पढ़ो, विज्ञान पढ़े, 11th-12th में आ गए, फिर साइंस लिया तो कोटा आपने ही पैदा किया है, जी की तैयारी में बैठा दो, कोटा तो आप ही का है ना। तो एक पैरेलल सिस्टम तैयार हो गया, कितने सारे इंस्टीट्यूशन बन गए, स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, कोचिंग करते रहिए जी की। और अब वो सिविल सर्विस में भी हो रहा है, यूनिवर्सिटी मत जाइए, तैयारी करते रहिए। मैं उसके फायदे नुकसान दोनों बता सकता हूँ। ये प्रश्न जब मैं 6 में था मेरे सामने आया, कैसा सब्जेक्ट की ज़रूरत ही क्या है? क्योंकि मेरी फिलॉसफी ये थी प्रीलिम में कि प्रीलिम एक ऐसी परीक्षा है जो एक ही मापदंड सबके लिए होना चाहिए। पहले क्या होता था, एक पेपर कॉमन था और एक सब्जेक्ट हम चूज करते थे। अब उसमें लोगों ने बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस लगाते थे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बच्चों को रिजेक्ट करना है। और यदि मापदंड सेम नहीं होंगे तो मान लिया 400 की रेस में दौड़े 100, उनमें से कुछ के लिए अलग मापदंड है, कुछ के लिए अलग मापदंड है, कुछ को एक चॉइस मिली, किसी को दूसरी की, तो ये एक अच्छा जजमेंट नहीं था। तो हमने प्रीलिम में 2 पेपर किए, कॉमन किए, ऑप्शन हटाया और ये कोशिश की कि जो व्यक्ति सोच सकता है, जिसमें वो गुण उपलब्ध है जो फ्यूचर एक ब्यूरोक्रेट में होनी चाहिए, वो डिसीजन ले सकता है, वो बात सुन सकता है, अपनी बात का प्रकट कर सकता है, डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं करता है। तो ये सब गुण हमने देखने के लिए सिर्फ 2 पेपर रखे और कॉमन रखे। और इस कॉमन के माध्यम से आपको शायद पता ही है कि 6 लाख बच्चों में से कितने बच्चे आते हैं मेंस के लिए? करीब 15,000। तो रिजेक्शन आपको समझ में आ गई, क्यों ये मुश्किलें समझ में आ गई। तो ये जो बच्चे 12 लाख हैं, इनको समझ आ जाता है 3 महीने में कि भाई ये तो क्वालिफाई होने वाला नहीं। और जो बच्चे इसमें एक्चुअली बैठना चाहते हैं, उनका एक लिटमस टेस्ट है जो बड़ा आसान है, जो शायद मेरे मित्र बताते होंगे, अधिकतर शायद नहीं भी बताते हैं, कहते हैं बैठ जाओ, कोई बात नहीं है, दूसरी बार आ जाओगे। पर इसका एक सिंपल सा टेस्ट है। यदि प्रीलिम में बैठने वाले हैं, उसके 3 महीने पहले पिछले साल के पेपर में यदि आप 70% नंबर ला सकते हो तो आपको ज़रूर बैठ जाना चाहिए। यदि पिछले पेपरों में 70% नहीं आते हैं तो आप कितना भी बैठ लीजिए, आप नहीं क्वालिफाई करोगे।
क्योंकि कहीं तो आपकी परेशानी है ना। एक और प्रॉब्लम में परेशानी है कि अधिकतर क्या होता है, जैसे आप मैकेनिक्स का राजस्थान सरकार में आजकल क्या है, बहुत सारी परीक्षाओं में जहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं वहाँ टिक मार्क होता है, एक सही है, अधिकतर एक सही पर टिक होता है, नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है। यूपीएससी में 1/3 नेगेटिव मार्क है। एक क्वेश्चन गलत किया तो 1/4 नंबर नहीं कटता है, 1/3 कटता है। 2 नंबर का प्रश्न है, गलत किया तो 2 नंबर का 1/3 कटा। 4 नंबर का प्रश्न है, गलत किया तो 4 नंबर का 1/3 कटा। तो पेनल्टी जो माइनस की है वो बहुत ज्यादा है। तो अधिकतर बच्चों को ये लगता है कि चलो, और कई बार मुझे ध्यान है बच्चों कहते हैं, टीचर्स भी कहते हैं टिक करके आ जा भाई। यूपीएससी में नहीं होता है। यूपीएससी में ऐसा करेंगे, आपको करना यहाँ क्या है कि आपको सिर्फ कमाना है, आपको गमाना नहीं है। इफ यू आर श्योर दैट यू आर राइट देन यू डू द आंसर। यहाँ जरूरी नहीं है कि 80 प्रश्न आए हैं तो सब 80 करें। पहले पूछते थे पेरेंट्स आती, कितने सवाल कर लिए, आपको ध्यान है ना, घर आए लौट के कितने प्रश्न किए, तो आप कहेंगे सब किए। रिजल्ट आया तो 2 ही किए थे। यहाँ इसका जजमेंट है, आपको 80 प्रश्न नहीं करने हैं, 80 में से 60 सही आते हैं तो 60 ही करिए, क्योंकि बचे 20 जो है, 20 को 1/3 करिए, कितना बचा, 7 नंबर निकल जाएंगे। तो उन 7 नंबर से आपका सिलेक्शन गया नहीं, क्योंकि जो मेरिट बनेगी वो 200 नंबर में से बनती है। उस 200 नंबर में से हमें 15,000 बच्चे लेने हैं, तो एक एक नंबर पर 200, 300 बच्चे होंगे, और आपने नेगेटिव किया तो आप गए बाहर। तो पहला ध्यान रखने की बात है कि कभी भी नेगेटिव मत कलेक्ट करिए, आंसर मत करिए, नहीं आता है। तो प्रैक्टिस किस बात की करनी है कि सही आंसर करना है, गैस वर्क नहीं करना है। ये भी डिस्क्रेडिट मेरा ही है। जब मैं यूपीएससी में मेंबर होके गया तो मुझे बड़ा अजीब लगता था। पहले साल में मुझे लगा कि बच्चों ने प्रीलिम एग्ज़ाम दिया, दोनों ऑब्जेक्टिव होते थे, गैस वर्क किया और सिलेक्शन हो गया। आई वेंट टू चेयरमैन के साथ, ये तो बहुत ज़्यादती हो रही है। तो यूजुअल हिंदुस्तान में होता है कि जो बोले वही कुंडी खोले। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपकी कमेटी बनी, आप इसको एग्जामिन करो। हमने एग्जामिन करके बता दिया कि भाई गैस वर्क करना सिविल सेवा परीक्षा के लिए अच्छा नहीं है। हम ऐसे व्यक्ति चाहते हैं जो सोच वाले हों और जो ईमानदारी से पढ़ के आ रहे हैं और उनका ज्ञान ठीक हो, नहीं तो उनको हमेशा गप मारने की आदत पड़ जाएगी। डिसीजन लेते वक्त फाइल पर गप मारेंगे। सर को पता है कि फाइल पे ब्यूरोक्रेट मुश्किल से एक लाइन लिखता है, बट उस एक लाइन के हर शब्द की एक वैल्यू होती है। यदि गप मारने की आदत हो जाएगी तो एक की जगह 4 लाइन लिखेंगे और चारों का कोई मतलब नहीं होगा। तो ये सोच थी, तो ये भी हमने किया, मैंने किया, बट मुझे अब लगता है कि मैंने ठीक किया है। ये ऐसे लोगों को बाहर करता है जो पढ़ते नहीं हैं, बहुत सीमित ज्ञान रखते हैं, कुंजी उठाई और उससे पढ़ के आ गए। पहले जब मैं हाई स्कूल में होता था यूपी बोर्ड में, बड़ा मुश्किल होता था यूपी हाई स्कूल बोर्ड, सर को पता नहीं कितनों के बारे में, टू गेट फर्स्ट डिवीजन यूपी हाई स्कूल इन 60 टू बी वेरी हार्ड। तो कुंजियाँ निकलती थी। कुंजी का मतलब एक शॉर्ट बुक, गाइड बुक, और उसमें क्वेश्चंस आते थे और वो वादा करते थे कि देखो मेरे इसमें से बहुत प्रश्न आएंगे। और यहाँ तक ही नहीं होता था, एग्जाम से 12 घंटे पहले एक और कुंजी आती थी, तो उसकी भागदौड़ लगती थी। यहाँ ऐसी कोई कुंजी नहीं है, कभी ऐसी कोई कुंजी नहीं आएगी। ये लोग भी कहें कि ये सवाल आएंगे, नहीं आएंगे। आज तक किसी ने भी आने वाले क्वेश्चन को प्रिडिक्ट नहीं किया है। शायद आप नहीं समझते इस बात को, आज तक की हिस्ट्री में यूपीएससी के प्रश्न को किसी ने प्रिडिक्ट किया ही नहीं।
तो ये सोच के पढ़ना कि मैं तो सेलेक्ट पिछले बार के क्वेश्चन देख के 4 करूँगा, काम नहीं चलेगा। इतना काम जरूर चलेगा कि सिलेबस का 80% कर लें, अच्छी पुस्तक पढ़ लें, एक के अलावा 2 पढ़ लें। कुंजियों से काम नहीं चलेगा, गाइड बुक से काम नहीं चलेगा, एक डीप स्टडी की आवश्यकता है, वो बिल्कुल ज़रूरी है, जिससे आपके फंडामेंटल क्लियर होते हैं और गलतियां कम करेंगे। रटने की प्रक्रिया मत करिए, समझिए। समझने के कई तरीके होते हैं। कुछ बच्चे पढ़ते हैं और अपने आप नोट्स बनाते हैं, पॉइंट्स लिखते हैं। कुछ बच्चों को वैसे याद हो जाता है। तो कुछ की ये जन्मजात एक गुण है कि जो उन्होंने पढ़ा उनको रिटेंशन कर गया। कुछ बच्चे हैं जिनको रिटेंशन नहीं होता है। वो उनको किसको रिटेंशन नहीं होता है? जो वहाँ लिखा गया है उसको शब्द बाई शब्द याद करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। इसका नुकसान बता देता हूँ। ये नहीं कि आपको याद नहीं करना चाहिए। ऐसे नुकसान क्या होता है कि 5 बच्चों ने एक ही किताब से पढ़कर शब्द बाई शब्द लिखा है, तो उत्तर भी आप शब्द बाई शब्द करेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा नकल की है इन्होंने। समझ रहे हैं ना? यूपीएससी में बड़ा एक चेक होता है कि यदि 2 बच्चों की कॉपियाँ करीब करीब एक जैसी है, वो दोनों को उठा के वहाँ रख देते हैं। इट इज सपोज टू बी सस्पेक्ट आंसर शीट्स। तो अब आप एक ही कोचिंग ग्रुप में पढ़ रहे हैं, एक ही मटेरियल से पढ़ रहे हैं और लिख के आप एक ही जैसा आएंगे, तो एक श्योर रेसिपी है आपकी कि आप ऐसे दायरे में फंस जाएंगे कि आप नकल कर रहे हैं। कुछ प्रेशर बढ़ा, एक ही मटेरियल है, तो बात क्या होगी कि अब आपको अपनी तरह लिखना है। भाषा आपकी होगी, विचार आपके होंगे, लिखने का तरीका आपका होगा। वो मुंह पर लिखा है तो उसको अंडरलाइन नहीं करना है। यूपीएससी की परीक्षा में ये जितने चिन्ह हैं, इनको समझा जाता है कि आप अपने आप को सेग्रीगेट करके बताना चाहते हैं कि ये आप हैं, और आपकी आइडेंटिटी हम जानना नहीं चाहते। कुछ लोग कहते हैं अंडरलाइन करके आइए, रेड से करिए, ब्लू से करिए। एग्जामिनर ये नहीं देखता है। वो ऐसा नहीं करेगा कि जहाँ रेड है वो पढ़ेगा, बाकी छोड़ देगा। करेगा कैसे? नहीं करेगा, क्योंकि पहला जो एग्जाम है उसमें तो किसी को लगना ही नहीं है, ऑटोमेटेड ही आंसर होना है उसका। क्रॉस चेक के लिए बेसिक कराता होगा, जरूर कराता है कि कहीं गलती न रह जाए। ये भी एक बड़ी मिथ्या है लोगों के दिमाग में कि जब मशीन ने चेक कर दिया, मैंने काला गलत भर दिया था। यूपीएससी मेक्स ऑल काइंड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज कि किसी एक जेन्युइन व्यक्ति की कॉपी में कोई गलती न रह जाए, ये 100% श्योर किया जाता है। तो ये कभी दिमाग में मिल रही है। तो ये एक एग्जाम्पल मेरे सामने आई। मेरी बहुत ही परिचित, एक बहुत परिचित व्यक्ति, कहूँगा मेरे ही अपने रिश्तेदार, उनका बच्चा परीक्षा से लौट के आया, कहा कि सर मेरे इतने नंबर आएंगे अभी भी, और नंबर उनके कम आ गए। पिताजी का भाई कम नंबर क्यों आ गए? बोले साहब वो टीचर से मेरा झगड़ा हो गया था। यूपीएससी में तो कोई झगड़ा नहीं, इसीलिए हम नहीं जानना चाहते कि आप कौन हैं। एग्जामिनर को आपकी आइडेंटिटी नहीं पता, चेयरमैन आपको जानता नहीं, एग्जामिनर आपको जानता नहीं, तो क्या आप उसके सामने है? जो उत्तर आपने दिए हैं वही उसके सामने है, और उत्तर 6 लोगों ने एक जैसा दिया है, तो ये बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। वो समझेगा, फिर वो मंगाएगा चार्ट के कहाँ कहाँ बैठे थे। फिर आजकल और बड़ी दिक्कत हो गई है कि क्या इसके कान में डिवाइस तो नहीं लगी है। कोर्ट के तौर पे बिना मैं नाम लिए एक बहुत ही सीनियर अधिकारी थे, तो काफ़ी होशियार बच्चे, बाद में उनका सिलेक्शन हो गया। 1 साल वो परीक्षा से इसलिए निकाल दिए गए कि दोनों बच्चों ने एक ही जैसा उत्तर किया। कमीशन डिसाइडेड कि इन लोगों ने कॉपी किया है। उन्होंने काफी प्रोटेस्ट किया, बहुत सीनियर अफसर थे। उनको समझाया कि भाई यहाँ हम ये चाहते कि बच्चा खुद क्या है। तो जो रटने की प्रक्रिया है,
शब्द बाई शब्द जिसको लिखने की बात है उसको बचिए। तो क्या करना पड़ेगा? चीज़ों को समझिए, जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं उसमें क्या कह रहे हैं, और उन बातों को अपनी भाषा में लिखिए। भाषा में लिखेंगे तो उसके चैलेंजेस हैं, भाषा अच्छी होनी चाहिए, और उसका बहुत ही आसान तरीका ये है कि बिल्कुल शॉर्ट सेंटेंसेस में लिखिए उसको। कोलोकियल लैंग्वेज से बचिए। हर राज्य में एक हर शब्दों का अलग अलग प्रयोग होता है ना। कोलोकियल लैंग्वेजेस से बचिए। जो पुस्तकीय भाषा है करीब करीब उसी को लिखिए। क्योंकि एग्जामिनर पता नहीं वो तमिलनाडु का होगा, गुजरात का होगा, राजस्थान का होगा, पता नहीं है ना हमें। तो पब्लिक एडमिशन की कॉपी है, वो कोई वर्मा जी की तरह का आदमी तो नहीं होगा। वो हो सकता है राजस्थान यूनिवर्सिटी का हो कोई टीचर, कभी कभी होता है वो आसाम से ही आ जाए। तो जिस तरह की मान लिया आपने हिंदी में उत्तर दिया और वो असम में रहते हुए हिंदी पढ़ी है, तो वो शुद्ध हिंदी पढ़ता है राजस्थान के मुकाबले, क्योंकि राजस्थान में मातृभाषा हिंदी है तो स्लैंग का प्रयोग होता है। तो स्लैंग का अवॉइड करिए। समझ आई? कोशिश करिए, बहुत मुश्किल ना हो, पर बिल्कुल स्लैंग भी का प्रयोग मत करिए। ग्रामर पूरी करिए, वाक्य पूरा लिखिए। तो ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि उसको आपको सजाना है, तो हर एक में कोटेशन लगाना है। बहुत पहले वो करता था कि ऐसे लिखे कोटेशन हो तो बड़ी बात होती थी। अब ऐसा नहीं है, विषय वस्तु है, आपको अपने विचार उस विषय वस्तु में बताने हैं। आसानी से बताएंगे, उसकी समझ में भी आएगा। नहीं तो कभी कभी एग्जामिनर कहता था यार क्या कोटेशन है, समझ ही नहीं आ रहा है, तो वो अपने समझ नहीं लगाता था उस पर। हो सकता है उसने पढ़ाई नहीं हो, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने क्या कहा था या सोक्रेटिस ने क्या कहा था। यदि विषय छोटा है तो उसको बता दीजिए। तो सिंप्लिसिटी, बेटर लैंग्वेज, सिंपल सेंटेंसेस, योर ओन व्यूज आर व्हाट इज रिक्वायर्ड। अब इसमें क्या तो कोई कोचिंग सेंटर बताएगा कि सर यूपीएससी को क्या चाहिए, ये बिल्कुल आसान बात है ना। जितनी आसान है उतनी करना मुश्किल है। आपके ओनर्स किस में हुआ, आपके ऊपर हो गया। जैसे आसान होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा, डेफिनेशन तो पता ही है, वो तो रटनी पड़ेगी क्योंकि उसके शब्द हटाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा। पर जब उसको एक्सप्लेन करने बैठेंगे तो भाषा आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो आदत डाल लीजिए, अपनी भाषा का प्रयोग करना शुरू करिए, लिखिए। और जो उत्तर लिख लें उसको एक बार पढ़ लीजिए। मैंने अधिकतर पाया जब मैं कभी लिखता हूँ तो एक हफ्ते बाद दोबारा देखता हूँ तो लगता है क्या लिखा था ये, तो कम से कम आधी गलतियाँ तो निकल ही आएंगी, विचार में थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा। तो एक रिफाइनमेंट का जो तरीका है वो एक रिपीटेटिव रास्ता है। आज के ज़माने में तो यह है कि भाई एआई कर देगी इसको, पर यूपीएससी की परीक्षा में एआई नहीं करेगी। आप हमारे लिए रोबो नहीं है, आप हमारे लिए भविष्य के एक ऐसे नागरिक हैं और एक ऐसे अफसर हैं जो देश के भविष्य बनाने में बहुत बड़ा सहयोग देने वाले हैं। हमें एआई चाहिए थी तो हम उन्हीं से परीक्षा ले लेते, उन्हीं से प्रश्न कर लेंगे, वर्मा जी की फाइल को वहीं भेज देंगे, वो उत्तर दे देगी, उससे काम तो नहीं चलेगा ना। वर्मा जी को तो पता है ना कि गांव में क्या होता है, एक ईंट का क्या कीमत होती है। तो हमें आपकी ज़रूरत है, आपके ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है कि जिसमें सेंसिटिविटी हो। तो जो जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उनके कुछ तथ्य हैं, कुछ उनके विचार हैं, पर उन तथ्य और विचारों को जब आप थोड़ी सेंसिटिविटी से मिलाते हैं तो उसके उत्तर में गहराई और चमक आती है। यही फर्क है जब आप साक्षात्कार में जाते हैं कि आप एक मशीन की तरह उत्तर दिए चले जा रहे हैं, और एक वो जब लगता है कि आप इस उत्तर को जी रहे हैं, यू आर लिविंग द आंसर फ्रॉम यू। जब आप चर्चा देश की कर रहे हैं कि भाई हमें गांव में ये डेवलप करना है और ये इश्यूज़ हैं,
हर आदमी पढ़ता है ना कागज, हर एक को पता है आजकल रूरल डेवलपमेंट में क्या होना चाहिए, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री अवेलेबल है, उसका बजट अवेलेबल है, वेबसाइट देखेंगे तो एक्शन भी अवेलेबल है, सबको पता है। बट कौन कितना सेंसिटिव है और क्या समझता है, वही डिफरेंस है एक अच्छे व्यक्ति का जो इंटरव्यू में सक्सेसफुल होता है और एक को ये बता देगा कि तिरंगे के 3 ही रंग हैं, ऊपर नीचे क्या है ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, पर कैसे वो दिल से जुड़ा है, ये कितनों में है, ये इम्पोर्टेंट है। ये बहुत सारी जगह आप नहीं समझते, बताते नहीं हैं। तो पूरा क्या हुआ, ओनस आप पे हुआ। मैं काफ़ी देर तक बात कर सकता हूँ, इसलिए अब मेरे उसको छोड़ दीजिए। हाँ। अब आप कोई भी प्रश्न मुझसे कर सकते हैं। मैंने कोशिश ये की है कि आपको इस जगह तक ले आऊँ जहाँ आप ये महसूस करने लगे कि आप सिविल सर्विस परीक्षा में बैठे हैं, बैठना चाहते हैं और आपको क्या करना है। तब आप मुझसे जो प्रश्न चाहें करें। बिना झिझक करें। मेरा हमेशा से मानना है जितने प्रश्न आपके दिमाग में आएंगे उतना ही आप अच्छे सक्सेसफुल कैंडिडेट होंगे। श्रोता रहिए बट उससे ज़्यादा प्रश्न करिए। जी, हिंदी मीडियम का एक ऐसा रहता है कि सिलेक्शन में टॉपर्स में जैसे टॉप 100 रैंक में जाए तो मुश्किल से 1-2 मिलेंगे, और ओवरऑल सिलेक्शन में काफ़ी वो रहता है कि काउंट बहुत कम रहता है। तो उसका क्या रीज़न है? क्या स्टूडेंट्स में कोई कमी है या बोर्ड की कुछ है टेक्निकलीज जो बच्चे पूरे नहीं कर पा रहे हैं या कुछ और? देखिए भैया, पहला तो प्रिजम्पशन है, ये लोगों के डर में एक बैठे, ये मिथ्या राजनीतिक दखलंदाजी है। किसी भाषा में परीक्षा देने से ये निश्चय नहीं होता है कि आप टॉप रैंक में नहीं आएंगे। शायद आपने नहीं पढ़ा, 4 वर्ष पहले एक तेलुगु पढ़ाने वाला बच्चा जो अंग्रेजी का एक शब्द नहीं जानता था, हिंदी का एक शब्द नहीं जानता था, उसकी 3री रैंक थी। ये हिंदी भाषियों के मन में अपने आप क्रिएट किया डर है, और वो डर की, मैं कहता हूँ डर भी नहीं है। आपको ये समझाया गया है कि हिंदी तो भाषा राज करने के लिए है। भाषा कोई राज नहीं करती, भाषा भाषा है, एक माध्यम है कम्युनिकेट करने का। मैंने हिंदी बात की ना आपसे, मैंने अंग्रेजी में पढ़ाई की थ्रू आउट, स्कूल में हिंदी थी, गांव में पढ़ा, 6ठे में जाके पहली बार ABCD सीखी। मैं तो हिंदी भाषी हूँ। आपको लगा इसमें उसकी कमतरी है, 6 महीने बन ही गया ना, तो आप क्यों IAS नहीं बन सकते? अब तो आपको ढेरों सुविधा है। जब मैंने हिंदी में पढ़ा तो बड़ी मुश्किल से किताबें मिलती थी, अब तो MA तक की पढ़ाई हिंदी में हो रही है। कौन सा ऐसा विषय है जो राजस्थान में हिंदी में नहीं पढ़ाया जाता? सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कौन सा विषय है? इंजीनियरिंग को छोड़ दीजिए, उसमें भी टीचर कोशिश करता है कि आधी हिंदी पढ़ाए आपको। ये जो समझ है ना कि साहब हिंदी में नहीं मिल रहा है, ये बिल्कुल गलत है, आपको डिमोटिवेट करता है। और मैं अब दोबारा से अपने उस वाक्य पे जाऊंगा। पहला तो ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दें, UPSC में किसी भी भाषा से आप जब चाहे परीक्षा पास कर सकते हैं। तमिलनाडु के पिछले साल दलित वर्गों के जितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ वो तमिल भाषा को लेके और तमिल में लिखने के बाद हुआ। हिंदी भाषियों के मन में ये डर इसलिए डाल दिया गया है कि उनको लगता है राज तो आपको करना है, ये तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। अरे कैसे भाई आपका? उसका उत्तर निहित है। आप हिंदी भाषी थे, साइंस में थे, पिताजी ने साइंस में डाल दिया, अच्छे विद्यार्थी थे, डाल दिया नहीं डाल दिया? पिछले साल के एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के देखे, कितने लोगों ने किस विषय की
हिंदी का सिलेक्शन किया, क्या परसेंटेज रही होगी? स्कूल के परीक्षा में कितनी परसेंटेज होगी? 40 से लेकर 60% में हिंदी के विषय में दाखिला हो जाता है। फिजिक्स में दाखिला सेंट स्टीफन में लेने के लिए 97 चाहिए। तो क्या फर्क हुआ भाई? फर्क हो गया कि मैंने, जब मैं बच्चा था, मुझ में एक मेहनत करने की एक हिम्मत थी। ये सबके लिए लागू नहीं होता है। एक आध बच्चा जरूर इतना ही होशियार होता है, मन से हिंदी पढ़ेगा, मन से संस्कृत पढ़ेगा। मेरा सौभाग्य, मेरी पत्नी ऐसी थी, संस्कृत पढ़ा उन्होंने, राजस्थान यूनिवर्सिटी को टॉप किया सब सब्जेक्ट में। तो या तो फिर आप ऐसे बनिए, आपको कोई जन्म से अधिकार तो नहीं है कि आपने हिंदी बोली तो आप नेता बनेंगे, नहीं बनेंगे। प्रधानमंत्री जो हमारे मनमोहन सिंह थे, उन्होंने उर्दू में लिखा और पंजाबी में लिखा। विश्व के सबसे बड़े अर्थशास्त्री, बहुत सुलझे प्रधानमंत्री बने। तो नेता बनना अलग बात है, ब्यूरोक्रेट बनना अलग बात है। यहाँ विचार रखना है, भाषा क्या लिख रहे हैं आप, जो आपके राजस्थान के गांव में बोली जाती है। परीक्षक कौन आएगा? मान लिया हिंदू विश्वविद्यालय कहा गया। बनारस की जो भाषा है और राजस्थान के झुंझुनू की जो भाषा है, उसमें बड़ा अंतर है। तो आप अच्छी भाषा लिखिए। हिंदी भाषियों के लिए तो बड़ा सौभाग्य है कि पेपर का ट्रांसलेशन अवेलेबल है। फिर भी उसमें लोगों ने कितना मजाक उड़ाया कि गूगल से ट्रांसलेट हो रहा है। कभी देखा आपने प्रश्न पत्र? कभी पढ़ा है वो हिंदी वाला प्रश्न पत्र? कितने लोगों ने कोई भी यूपीएससी का पेपर हिंदी में पढ़ा है? आपको लगता है पढ़ के कि वो ट्रांसलेटेड भाषा है? सर, एक ऑप्शन से लगा था, लाइक मैंने पढ़ा था इंग्लिश में कि लॉयन टेक मंकी, और हिंदी में आता है कि मकाओ कुछ बंदर। वो यदि आप डिक्शनरी देखें जो भारत सरकार ने रिलीज की है, हम इस बात से बाध्य हैं कि जो भारत सरकार की भारत भाषा ने एक डिक्शनरी दी है, उन्हीं शब्दों का प्रयोग हो सकता है। मशीन वो ट्रांसलेट नहीं करती। हिंदुस्तान में ऐसे ढेरों प्रोफेसर हैं जो एक के मुकाबले कई भाषा जानते हैं, और वो उतने ही दोनों भाषाओं में, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, उर्दू पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ, और हिंदी कर सकता हूँ। मुश्किल नहीं है मुझे। तो ये जो कनार्ड है, आप इससे बचिए, क्योंकि आपकी हिंदी इतनी खराब है, आपने कभी मेहनत नहीं की पढ़ने में। आप एक बच्चा जो 80%, 90% लेके 5 घंटे रोज पढ़ा है, आप उससे तो कमतर है ना। तो आप इस बात को क्यों मानने को तैयार नहीं है? कल तमिलनाडु वाला मुझसे कहे कि साहब आप मुझे क्यों नहीं ट्रांसलेट करते। उनका झगड़ा इस बात का है कि साहब हिंदी में क्यों ट्रांसलेशन हो रहा है। एक यूपीएससी का पेपर पढ़ने में, कभी आपने पूरा पेपर पढ़ा शुरू से आखिर तक? कितने मिनट लगते हैं समझते हुए? सर, जब स्टार्टिंग में पढ़ा था तब तो 2 घंटे तक लग जाते। 2 घंटे लग जाते हैं। आप अंदाजा करिए, जो बच्चा सिर्फ तमिल में एमए किया, उसने अंग्रेजी का पेपर पढ़ रहा है। अब अपनी सुविधा देखिए, आप हिंदी में पढ़ रहे हैं उसे, फिर भी कह रहे हैं नहीं साहब बोर्ड में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अरे बोर्ड में कैसे होगा? बोर्ड में जो बैठे लोग हैं वो आपसे अच्छी हिंदी बोलते हैं। मुझे अभी तक ध्यान है, एक लड़का मध्य प्रदेश से आया, मैंने 5 साल मध्य प्रदेश में रहा। बोलना शुरू किया, मुंह खोला उसने, क्या बोल रहा है उसको ही नहीं पता है। भाषा का एक मतलब होता है भाई। और जो लोग इंटरव्यू लेने वाले हैं, कोई आपके मित्र या दोस्त तो नहीं है ना, वो ऐसे प्रबुद्ध व्यक्ति हैं जो एक सोच रखते हैं, आपसे बड़े हैं, उनका ज्ञान है। आप उनके 40-50 साल के अनुभव को कितना भी पढ़ के आ जाए, ये नहीं कंपनसेट कर सकते। आप एक शब्द बोलते हैं, उनको समझ आता है कब क्या क्या आने वाले। आप नहीं समझते, आप रट के आते हैं, वो चीज़ उन्होंने जिंदगी में उसको जिया है। ऐसे व्यक्ति जब सामने खड़ा है,
आप उसके सामने बेवकूफ़ियाँ करेंगे तो क्या कहेगा आपको? फिर कहेगा अग्रवाल साहब इसको 30 ही नंबर दे दो। उस वक्त आपको अपनी कमी नहीं दिखती है। तो कृपया दिमाग से निकाल दें, सिविल सेवा की परीक्षा में जिन लोगों का चयन होता है वो देश के नेता नहीं है। किसी भी व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है कि उसका सिलेक्शन तो होना आवश्यक है। इस मिथ्या भ्रम को निकाल दीजिए। इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन की 27 भाषाएं हैं। पिछले दिनों किसी ने मेरे पास एक मोबाइल पे मैसेज आती है, उन्होंने भेजा कि कौन कौन सी भाषाएं कितनी पुरानी है। शायद आपने नहीं देखा होगा। भारतीय भाषाओं में प्राचीनतम होने में हिंदी करीब करीब सबसे पीछे है। यहाँ तक कि मराठी बहुत आगे है। तो जो समृद्ध भाषाएं हैं उनके लोग कष्ट करें, हमको गाली दें तो समझ में आती है। तो ये जो प्रश्न है वो इसलिए है कि हम समझते हैं हमें जन्मसिद्ध अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या अधिकार दिया है हमें? राज्य की भाषा, राज्य के काम करने की भाषा हिंदी होगी। और उसको क्या परिवर्तन किया है कि जो हिंदी भाषी राज्य हैं वो अपनी भाषा में ही काम करें। कंसेप्ट यह था कि मदर टंग में काम करना आसान है। आपको नहीं पता है कि यदि राजस्थान में वर्मा जी का सिलेक्शन हुआ, प्रॉपर थे, यही मिला, यदि इनको तमिलनाडु मिलता तो पहले 2 साल में इनको तमिल की परीक्षा पास करनी होती और पूरी की पूरी फाइल पे तमिल में ही लिखना होता। मैं गलत कह रहा हूँ सर? बिल्कुल सही है। तो जब आप जैसे IAS बनेंगे और आपको बंगाल का ऑर्डर मिलेगा तो क्या करेंगे आप? तब उस वक्त मना नहीं करेंगे सर मैं तो हिंदी भाषी हूँ। तब कहेंगे मैं तो कल सीख लूंगा सब बंगाली। आप कहो ना बंगाली तो चलो और भी आसान है, फिर तो कहेंगे साहब तेलुगु सीख लूंगा मैं। क्यों? कोई ऐसा बच्चा है हिंदी भाषी जो ब्यूरोक्रेसी करने के बाद तेलुगु छोड़ के आ गया? कहीं साहब आंध्रा नहीं लूंगा। कोई दिखा आपको आज तक ऐसा? ये क्या डबल स्टैंडर्ड है भाई? आपका कहने का मतलब बेसिकली एक ही है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में कोई फर्क नहीं है, लेकिन हिंदी में जब दे रहे हैं तो आप हिंदी तो अच्छी जाने। हिंदी मीडियम में देने वाले बच्चे ये समझते हैं कि जो भाषा वो लिख रहे हैं सो कॉल्ड हिंदी, वो एक्चुअल में हिंदी नहीं लिख रहे हैं, वो बिल्कुल अपभ्रंशित है। जो जहाँ पर आप रह रहे हैं उसका बहुत उस लैंग्वेज पे प्रभाव होता है, तो हिंदी नहीं लिख पा रहे हैं आप। सर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप हिंदी में एग्जाम दे रहे हैं तो हिंदी में प्रवीणता भी होनी चाहिए आपकी, तब आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हिंदी और इंग्लिश में अदरवाइज कोई फर्क नहीं। दूसरा मानसिकता से हटिए इससे। ये मानसिकता क्यों बनाई गई है उसके कारण मैंने आपको बता दिया। क्योंकि आप आने वाले भारत की सरकार में, भारत सरकार इस देश की सरकार है, एक राज्य की सरकार नहीं है। वो आपके विचार विस्तृत होंगे, आपको सामाजिक प्रक्रिया देश की समझनी है, समझ रहे आप? तो संकीर्ण विचार से उठिए। इस परीक्षा में बैठने के लिए आपका जो विचार है ना वो बहुत परिष्कृत और ऊपर होना चाहिए। ठीक है? किसी भाषा में बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट आपको शायद ये भी नहीं पता है, जब मैं चेयरमैन बना था तब तक यदि आपने इंग्लिश में लिखा तो इंटरव्यू इंग्लिश में होगा। ये 2014 में मैंने चेंज किया कि आप अपनी भाषा साक्षात्कार की चुन सकते हैं। ये क्यों किया? बहुत से लोगों से बात करके, शिक्षाविदों से, साइकोलॉजिस्ट से, कि भाई आप कितने भी भाषा पढ़ जाएं, कभी कभी अपनी बात को मातृभाषा में कहने में थोड़ी सी आसानी होती है। ये सुविधा हमने दी और बच्चे इसका फायदा उठाते हैं। ठीक है? तो किसी भाषा में कोई दुराव नहीं है। अच्छी भाषा लिखिए, अच्छे विषय पढ़िए, किताबें अच्छी पढ़िए। और कोई प्रश्न? प्रणाम सर, धन्यवाद आप हमारे बीच में आए। सर अभी आपने कुछ गुणों की बात की कि जो हमें अपने आप में डालने हैं इस तैयारी के दौरान, तो सर उनको कैसे ढालें, और आपने जो गुण बताए उनके अलावा हमें कौन कौन से गुण अपने आप में डेवलप करने हैं, कैसे करने हैं, उस पर सर थोड़ा बताएं।
देखिए, इस वक्त सिविल सेवा में आ रहे हैं, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके जो विचार हैं वो देश के बारे में होने चाहिए, देश की संस्कृति है। आप राज्य में आ रहे हैं, उसको समझते हैं, समझना आवश्यक है, एक इकाई है। तो पहले मैं अच्छा राजस्थानी बनूं, फिर देश के बारे में। तो देश के बारे में कोशिश ये करिए कि मैं जितना मेरी जानकारी बढ़ सकती है अपने देश के बारे में, उसको समझिए। दूसरा, क्योंकि आपको पढ़ना है तो पढ़ने की आदत डालिए। जहाँ से भी आप कुछ पढ़ के कुछ चीज़ें अच्छी ले सकते हैं, उसको लेने की प्रक्रिया समझिए। और वो तब आता है जब बार बार चीज़ें आप पढ़ते रहे। उनमें जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना, मैगजीन पढ़नी। कुछ लोग न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ते हैं कि वो एडिटोरियल पढ़ेंगे। मैं न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ता हूँ कि मुझे जानकारी हो जाए कि इस देश में क्या हो रहा है, इस देश के किस हिस्से में समाज में क्या एक्टिविटी है। तो एक मेरा विस्तृत जानकारी, एक मेरे अंदर समझ हो जाए इस बात की कि यदि मुझे पानी की कमी इस देश में, इस राज्य में है, तो यदि सिमिलर परिस्थितियाँ हैं तो क्या इस राज्य में भी हो सकता है ऐसा होगा। तो मुझे कंपैरिजन करने का, तो जब यूपीएससी में आप उत्तर करते हैं तो आपकी सोच देश की होनी चाहिए। आपकी लर्निंग हो सकती है राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, बट वो परिप्रेक्ष्य उतना एज इट इज हुआ होगा ये आवश्यक नहीं है। तो ये कैसे होगा? न्यूज़पेपर पढ़िए, अच्छी मैगजीन रेगुलरली पढ़िए, एक आध पुस्तक पढ़िए जो ऐसे विषयों पे, बहुत सारे लोग लिखते हैं कि देश की इकोनॉमी, देश की विचारधारा, सामाजिक प्रक्रिया, तो ऐसी अच्छी किताबें हैं, पढ़िए आप लोग। जितना आप पढ़ेंगे आपकी भाषा अच्छी बनेगी, आपको नए शब्दों का चयन होगा। और जब आप लिखने बैठेंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप पढ़ते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं तो शब्द कुछ कम पड़ जाते हैं। अपने विचार तो आप कह रहे हैं ढेरों, पर लिखते वक्त आपको शब्द नहीं मिलते हैं। तो पहला गुण ये आपको क्रिएट करना है कि मुझे शब्दों की कमी न रह जाए। वो कैसे होगा? एक पहले तरीका सिखाया जाता था कि आपको इंग्लिश समझनी है तो न्यूज़पेपर में से जो रेगुलर प्रयोग होने वाले हैं उनके 1000 वर्ड का सिलेक्शन कर लीजिए। यदि आपने कर लिया और समझ आ गया तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना। यूपीएससी की परीक्षा है जहाँ विषय को समझ के उसको अपनी भाषा में ठीक से प्रकट करना, तो शब्द आने चाहिए। तो पढ़ना सीखिए, नए शब्द सीखिए, ठीक से प्रयोग करना सीखिए, पहला काम। दूसरा, आपस में चर्चा करना सीखिए। चर्चा करते वक्त सुनिए। यदि आप चर्चा करने बैठे मित्र से, उसको 1 मिनट बोलने दीजिए, फिर अपना चांस लीजिए। बिल्कुल मत कूदिए उसके बीच में। सुनने की आदत डालिए। सुनने का मतलब हुआ, सुनने का मतलब है कि प्रश्न पत्र पढ़ेंगे, प्रश्न समझेंगे, जब प्रश्न समझ में आएगा समझ के ही उसका उत्तर करेंगे। तो ये एक सूत्र है इसका। अगला सूत्र इसका क्या है कि आपको चीज़ों को पढ़ के एसिमिलेट करना है, अपने अंदर गुण। आप पढ़ के एक बार में भूल भी सकते हैं, मना ही नहीं है, दोबारा जाएगा समझ में। धीरे धीरे प्रैक्टिस में पहली बार में 3 बार में आ रहा था, अगली बार 1 बार में आ जाएगा। इसका एक प्रैक्टिस का है, तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करना बहुत ही आवश्यक है। अगला गुण इसमें क्या है? मेहनत ब्यूरोक्रेट को बहुत करनी पड़ती है। सर जब कोई कलेक्टर रहे होंगे या तो जो भी मंत्री आता है उसके साथ भी समय, सबके सब फाइल देखना, मिलने वालों से मिलना और रात को अपनी स्लेट साफ करके जाना, तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत करने की आदत डालिए। तो यही गुण है और कुछ नहीं। पढ़िए, समझिए, अपने विचार प्रकट करिए, मित्रों से चर्चा करिए। चर्चा में हठधर्मी मत करिए, राजनीति पे चर्चा मत करिए। जब तक सिविल सेवा की परीक्षा में बैठे हैं, राजनीति, आज की राजनीति पे चर्चा मत करिए। राजनीति शास्त्र की चर्चा करिए, सामाजिक शास्त्र की चर्चा करिए,
बट ये बात मत करिए कौन चमार है, कौन तेली है, कौन राजपूत है, कौन बनिया है, कौन ब्राह्मण है। ये विषय यूपीएससी के चर्चा के विषय नहीं है। यूपीएससी आपकी जाति नहीं पूछता, इंटरव्यू में आपसे धर्म से संबंधित प्रश्न नहीं पूछता। आपको इस देश का उच्च नागरिक बनना है, ऐसा अधिकारी बनना है जो इस देश की जुड़ाव की आत्मा को आगे ले जा सके। तो जब तक ये गुण अंदर नहीं लाएंगे, मन में क्रोध मत रखिए। तो हमेशा समझिए कि यदि आप उत्तीर्ण नहीं हुए हैं तो आप ही की कोई कमी रही होगी। एग्जामिनर को कोई दुश्मनी आपसे नहीं है, यूपीएससी को आपसे कोई बुराव नहीं है, आप ही की कोई कमी होगी। आपने एक और थंब रूल है जैसे मैंने दिया कि जब आप परीक्षा से निकले तब आपको यदि ऐसा लगे कि मैं इससे अच्छा कभी नहीं कर सकता था, तो ये बिल्कुल आपका लास्ट मंत्र है। अब वो जो आपका बेस्ट है उन 6 लाख से कंपेयर होना है, तो क्या आपका बेस्ट दी बेस्ट है? तो अपने बेस्ट को दी बेस्ट में कन्वर्ट करना है, बस वही चैलेंज है। और सिविल सेवा में जब जाते हैं तो डिसीजन मेकिंग का यही थंब रूल है। कितना समाज को समझते हो, कितना लोगों के भलाई के लिए करते हो, और कितना उत्तम से उत्तम कार्य कर सकते हो। एक आध कोई लास्ट प्रश्न पूछ लें बस। तो सर कौन सी एज परफेक्ट है तैयारी के लिए, लाइक 19, 18 या 20? और सर हम पीवाईक्यूज एंड सिलेबस को एनालाइज करते हैं, अब मतलब ये तो अनसर्टेन है यूपीएससी, बट सर फिर भी कैसे एनालाइज करें कि क्वेश्चंस हम खुद मतलब सोच पाएंगे किस टाइप से आ सकते हैं? देखिए, जैसे आपका ज्ञानार्जन होगा और ये मित्र लोग आपके यहाँ आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपको आ जाएगा। इसका कोई थंब रूल नहीं है, मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि आप क्या लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे, उसका नज़रिया अलग है। बस सिर्फ कोशिश ये करना होता है कि किसी प्रॉब्लम को ठीक से समझ लें और उसमें क्या क्या चीज़ें पॉसिबली आ सकती हैं, अपने आप से प्रायोरिटाइज कर दें उनको कि भाई नंबर 1 पे मैं क्या लिखूँ, 2 पे क्या लिखूँ। जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है वो करिए उसको। ठीक जी। सर मेरा एक डाउट है, जैसे अपन मतलब मेंस के आंसर लिख रहे हैं और आपने बोला कि मतलब डीप एनालिसिस जरूरी है और वही आंसर हमको लिखना है, तो सर अगर मेरे मतलब जो थॉट्स अगर किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग नेगेटिव आ रहे हैं, तो अगर वो चीज एग्जामिनर को पसंद नहीं है, कि मतलब ऐसे बहुत लोग कहते हैं क्यों नहीं पसंद आएगी? सर मतलब लिखना ना कि आपको हर चीज नेगेटिव नहीं डालनी है। नहीं तो आपको ही नेगेटिव लग रही है तो नहीं डालनी है, तो पर्सनैलिटी को पॉजिटिव करिए। देखिए, आपके विचार का मतलब होता है, नेगेटिव नहीं होता है। आपके विचार आपके विचार हैं। चीज़ों को हमको देखना है पहले क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, और भविष्य में क्या होना चाहिए। भविष्य में क्या होना चाहिए, आपके अपने विचार हैं। उसी जमाने में वो लोग भी विचार दे रहे हैं, तो उनसे सीखिए। बिना पढ़े विचार देना तो ठीक नहीं है ना। मुझे यदि कोई चीज़ पसंद नहीं है तो वो हर एक को पसंद हो, ये ठीक नहीं हो सकता ना। विचारों पे लागू नहीं होता है। इस परीक्षा में हमारे विचार ऐसे होने चाहिए जो सब पे लागू किए जा सके। किसी पर लागू नहीं होंगे ना, आपके विचारों से पॉलिसी बनेगी, सॉल्यूशन निकलेगा ना प्रॉब्लम का। तो ब्यूरोक्रेट का काम ये है कि जो भी एक तरीका निकाले उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो सके। एक चीज ऐड करें जी, इसमें आपको ऐड करना चाहता हूँ। बच्चों, अगर आपने पिछले 3 साल के पेपर देखे, उसमें से ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में, मैं सारे सब्जेक्ट में पेपर देखता हूँ, जहाँ पर कोई नेगेटिव चीज की बात आ रही आती होती नहीं है। क्वेश्चन आप ऐसे नहीं पूछते हैं। अब वो जमाना चेंज हो चुका है। अब तो आपको जो आपने देखा अपनी पॉजिटिविटी से देखा जाए, सर बता रहे हैं, और उस पॉजिटिविटी से आंसर देने होते हैं। आपका इंप्रेशन क्या है उन चीज के बारे में, फैक्ट्स को सामने रखिए। बस तथ्य ऐसी जगहों से लीजिए जो मान्य जगह है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि डेटा सरकार से लीजिए, ढेरों रिपोर्ट आती रहती है, उनके बेस पे आप कमेंट कर सकते हैं कि साहब इसमें रिपोर्ट में एक आ गया, इसमें एक आ गया, ये हमने ग्राउंड पे देखा है, हमारा विचार है, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है।
लॉजिकली आपको पहुंचना है। और कोई? जी सर, जैसे फैमिली का प्रेशर और होता है और अपने आसपास देखते हैं कि बहुत से जैसे हमारे साथ वाले होते हैं वो जॉब करने लगते हैं इस प्रिपरेशन के दौरान, और हम कहीं ना कहीं बैठे हैं और कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि ये सब आगे अगर नहीं होता है तो फिर क्या ही करेंगे। देखिए, मैंने अपनी बात इसी बात से प्रारंभ की थी, आपको ध्यान होगा। यदि पहले तो ये निश्चय करें कि आपको बैठना है, क्यों बैठ रहे हैं ये सोचिए, अपने सामर्थ्य के बारे में जानिए। कभी आपने जाना कि आप में क्या गुण है? जैसे मैं आपसे ही पूछूं, आप क्या पढ़ रहे हैं आजकल? क्या? समाजशास्त्र बीए में पढ़ रहे हैं ना? इंटर में कितने मार्क्स थे? बीएससी बीएड कर लिया आपने। जब समाजशास्त्र पढ़ रहे थे तो कितने घंटे पढ़ पाते थे? ठीक है ना? उस 3-4 घंटे में जो चीजें वहां दी जाती थी समझ में आती थी। अब वहाँ एक विषय था, 3 घंटे पढ़ते थे, यहाँ 7 विषय हैं, 21 घंटे तो होते नहीं है। कितने घंटे अवेलेबल है? 6 घंटे। तो जो चीज़ आप 3 घंटे में करते थे, आपको सामर्थ्य पैदा करनी है, उसको आधे घंटे में करनी है। समझ आ गई? तो ये सामर्थ्य को आपको दोबारा देखना है। जब आपको ये समझ आ जाएगी कि मेरे अंदर सामर्थ्य है, ये विभिन्न विषय में पढ़ सकता हूँ और मेरा कंपटीशन इतने लोगों से है, तो मैं अच्छा कर सकता हूँ। जब ये सामर्थ्य आ जाए तो दूसरा क्या निश्चय करना है कि मैं कर रहा हूँ इसको और मुझे क्या फायदे होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ, मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था, मेरे मित्रों ने सरकारी नौकरी की कोई कमी नहीं थी जब मैंने इंजीनियरिंग किया, पर मैंने निश्चय किया कि मैं तो टीचर ही बनूंगा। इंजीनियर बन के कोई टीचर नहीं बनना चाहता था, तो टीचर बनने का, वो भी टीचर बनूंगा तो घर के कॉलेज में नहीं, मेरे घर में तो यूनिवर्सिटी थी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, मेरा आराम से हो जाता। नहीं करना चाहता था, मुझे तो IIT में पढ़ाना था। तो लक्ष्य निश्चय हुआ, टीचर बनना है और IIT में पढ़ाना है। रिक्वायरमेंट क्या है कि PG करना है, जो MA। उस जमाने में MTech करने वालों की संख्या बहुत कम थी। IIT में मुश्किल से 200 लोगों का सिलेक्शन होता था पूरे देश भर से। तो सिलेक्शन करा क्योंकि टीचर बनना है, IIT की डिग्री चाहिए ना। जब तक MTech किया तब तक नियम बन गया IIT में कि PhD जरूरी है। इंजीनियरिंग में PhD तो पॉसिबल नहीं था, PhD किया, फिर compete किया पूरे दुनिया भर से सिलेक्शन में जाने के लिए। तो आपका गोल निश्चय हुआ, मेहनत की, जो रिक्वायरमेंट थी पूरी की। मेरे देखते देखते मेरे साथ के लोग 2-2 प्रमोशन भी मिल गए उनको। तो मेरे पास रिश्ता था, मैं छोड़ देता, चला जाता वहाँ पे। बट मैंने तो मन में निश्चय किया था कि टीचिंग करनी है, वो भी IIT में। अब मुझसे पूछेंगे क्यों करना था, तो वो प्रश्न वही है कि आप IAS क्यों बनना चाहते? मैं जो दुनिया की बेस्ट जगह है वो पढ़ाना चाहता था। पढ़ाने का फायदा ये होता है कि हर साल नए विद्यार्थी मिलते हैं, आप युवा महसूस करते हैं और आपके मन में जो इच्छा है वो पूरी करते हैं। आपका बंधन नहीं है। जब आप एक कलेक्टर होते हैं, आपके बंधन है, आप नियम से बंधे, कानून से बंधे, ऊपर सरकार बैठी है आपके पास, आपके हाथ में नहीं है, आप दान नहीं कर सकते। मेरा दिल करता है मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, बाकी क्लास को पढ़ाया, पर मैं आपको अलग से पढ़ा सकता हूँ। मैं किसी विषय में रिसर्च कर सकता हूँ, मुझे कोई टॉपिक अच्छा लगता है उसमें मेहनत कर सकता हूँ, मैं किसी इंडस्ट्री में जाके प्रोजेक्ट ला सकता हूँ। ये एक फ्रीडम थी, तो मैंने वो फ्रीडम चुनी अपने लिए। मेरे बस का नहीं था
कि जिलाधिकारी होके कोई भी नेता आए एयरपोर्ट पे जाके खड़ा हो जाऊं, नहीं था मेरे बस की। कितना मुश्किल काम होता है, आप सोचो ना, आप खड़े वेट कर रहे हैं, आपको पता है कि इस समय को आप अच्छा सदुपयोग कर सकते हैं। चलिए मैं मानता हूँ कि राज्य का मंत्री आया तो खड़े हो गए, या अब तो छोटा नेता भी चाहता है कि आ जाए, तो आपको स्वतंत्रता चाहिए। मैंने स्वतंत्रता से चुनी अपने लिए। उसका अगला फायदा सुन लीजिए क्या हुआ। जब मैं प्रोफेसर बना तो मेरी उम्र कितनी थी? मैं 35 साल का था। प्रोफेसर की तनख्वाह आईआईटी में विश्वविद्यालयों की तनख्वाहों से ज्यादा होती थी और उसका इक्विवेलेंट जॉइंट सेक्रेटरी के बराबर होता था। 2 साल के बाद में भारत सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी होकर चला गया एडवाइजर। तो जो कुछ मुझे मिलना था सब कुछ मिल गया ना। तो जो मेरे मित्र आगे चले गए थे, मुझे उनको कष्ट होता था कि मुझे तो स्कॉलरशिप मिलता था खाली पीएचडी में 2,500 रुपये, 250 रुपये, और आजकल तो बढ़ के 45,000 हो गया है। उस जमाने में 250 रुपये और एमटेक में 80 रुपये। उनकी तनख्वाह होती थी 400 रुपये, बट उस सबके सब पीछे रह गए। मैं सर्वोच्च पद पर पहुंच गया। आप मुझे सुन रहे हैं, मैं अपनी कहानी बता सकता हूँ। तो उत्तर तो नहीं है थे भाई। आपने निश्चय किया सिविल सर्वेंट बनने में, तो बगल वाला क्या कर रहा है चिंता क्यों करना। पर सामर्थ्य आपको देखनी है। यदि आपकी हिम्मत ही नहीं है करने की, तो मैंने कहा कि धैर्यवान नहीं है। मैंने एग्जाम्पल दी ना संस्कृत की, श्लोक नहीं पढ़ा, छोड़ दिया। मैंने कहा कि जो कमजोर लोग हैं वो किसी काम के डर से उसको प्रारंभ नहीं करते। मत करिए प्रारंभ, कुछ नहीं होगा, कुछ और प्रारंभ करिए। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रारंभ किया, जो आप कह रहे हैं, बीच में डर जाएंगे, छोड़ जाएंगे। वो सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि 4 वर्ष चले गए उनके, जो बहुमूल्य समय है 4 वर्ष, जो कुछ और कर सकते थे। आप अच्छे स्कूल टीचर हो सकते थे, नहीं हो सकते थे। आपने बीएड किया था, यू कुड हैव बीन अ वेरी गुड टीचर, हो सकता है हेडमास्टर हो जाते, आप नाम कमा लेते। और इस देश में तो बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम 12% टीचर नेता बन जाते हैं। जितने आपको बड़े बड़े नेता दिख रहे हैं ना, वो सब टीचर स्कूल में पढ़ाते थे। समझ रहे ना? आपने वो रास्ता छोड़ा। तो मैं ऐसे लोगों के बिल्कुल विरुद्ध हूँ कि काम तो करना चाहते हैं, पर सामर्थ्य न होके किसी के कहने से करते हैं और फिर बीच में छोड़ते हैं। वो प्लीज मत करिए। सामर्थ्य चाहिए ना आपकी। मैंने आपको बताया ना, एक विषय पढ़ने में 3 घंटे में समझ में आया, 7 विषय में हर 1-आधे घंटे में समझ में आया। वो समझ है तो करिए, क्यों नहीं करते? लोग करते हैं। सर का बात कहना ये है कि आप अपने पहले एग्जामिन तो करिए अपने आप को कि क्या जो परिस्थितियां हैं वो तुमको कोई चेंज नहीं कर सकता आपको, और परिस्थितियों में रहकर क्या आप इतनी पढ़ाई कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। मैं आईएएस नहीं हूँ ना, आप अच्छे प्रोफेसर हो जाइए। गुड। वैसे इसका प्रश्न बहुत अच्छा था। ये हर बच्चे के सामने परिस्थिति आती है। मुझे मौका लगा कि मैंने अच्छी तरह आपको ये समझाने की कोशिश की है कि प्रारंभ करिए, सोच समझ के करिए, अपनी सामर्थ्य समझिए। और 1 साल जिंदगी में बड़े मायने नहीं रखता है, और 1 साल समझने के लिए कम समय भी नहीं होता है। तो 1 साल आप रिस्क कर सकते हो। 1 साल के बाद के जो कदम है वो निश्चय कदम रखिए। ठीक है? गुड। ठीक है सर, बन के सर पूरी एग्जाम मिनिस्ट्री की टीम की तरफ से हम तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने इतना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, और बहुत ही इंसाइटफुल सेशन था। और एक लाइन जो मुझे लगता है कि हाईलाइट थी आज की, जो सबको याद रखनी चाहिए, कि माई बेस्ट शुड बी दी बेस्ट, राइट?
कि आपको अपना बेस्ट तो देना ही है, लेकिन उसको इतना पीक करना है कि आप अपने नाम को फाइनल लिस्ट में देख सकें, राइट? कई बार हमको लगता है कि हम एफर्ट डाल रहे हैं, लेकिन अगर वो एफर्ट सही डायरेक्शन में नहीं हुआ तो हम अपने लक्ष्य से और दूर हो जाते हैं, राइट? तो हार्ड वर्क तो करना है, लेकिन वो डायरेक्शनल होना चाहिए। स्मार्ट वर्क के साथ साथ ऐसा होना चाहिए जो हमको रिजल्ट के नज़दीक लेके आए। और मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों को, बहुत कम स्टूडेंट्स को ऐसा मौका मिलता है कि सर के साथ इस तरीके से क्वेश्चन आंसर कर सकें, जान सकें यूपीएससी के बारे में एक फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी से। तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत शुक्रगुजार हैं राकेश वर्मा सर के कि वो भी अपना कीमती वक्त हमारे साथ मतलब हमको देते हैं, इतना टाइम स्पेंड करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। हम शुक्रगुजार हैं आप सभी लोगों के जो इस सेशन में आए, क्योंकि अगर आप लोग नहीं आते तो फिर कई बार ऐसा होता है कि कितना भी हम समझाएं, आप बहुत सारी चीज़ों से जो बच्चे हैं क्लासरूम वाले उन्होंने रिलेट किया होगा, है ना? क्योंकि हम जब कहते हैं तो शायद नहीं समझ में आता, क्योंकि मार्केट में तो कुछ और चल रहा है ना। लेकिन सर ने बोला तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि आपको किन सोर्सेस से पढ़ना है, कायदे से पढ़ना है। शॉर्टकट सक्सेस का नहीं होता है, तो आज के बाद हमसे पूछिएगा भी नहीं। ठीक है? जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ को कीजिए तो कायदे से कीजिए, ठीक है? इसी के साथ सेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर।